भारत अपनी नौजवान आबादी के दम पर दुनिया की अगली सुपर पावर बन सकता है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सुनहरा मौका एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाए। आज हम भारत के इसी डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी कि जनसांख्यिकीय लाभांश को अच्छे से समझेंगे। और हाँ, बीपीएससी मेंस के लिहाज से इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। स्क्रीन पर जो ये नंबर दिख रहा है ना, 62.5%, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये भारत की आबादी का वो हिस्सा है जो काम कर सकता है, जो देश को आगे बढ़ा सकता है। ये हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन है। ये हमारी वो ताकत है जो भारत को दुनिया में सबसे आगे ले जाने का दम रखती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या हम इस ताकत को वो मौके दे पा रहे हैं जिसकी ये हकदार है। तो चलिए इस पूरी बात को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये डेमोग्राफिक डिविडेंड आखिर है क्या। फिर बात करेंगे उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी की जो भारत के सामने है, लेकिन जाहिर है रास्ते में मुश्किलें भी हैं, तो उन चुनौतियों को भी देखेंगे। और आखिर में समाधान क्या हो सकते हैं, इस पर भी गौर करेंगे, खासकर बिहार को ध्यान में रखते हुए। तो चले सबसे पहले इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड या जनसांख्यिकीय लाभांश जो हम बार बार सुनते हैं, इसका असल में मतलब क्या होता है? आइए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, किसी देश की इकोनॉमी के बढ़ने की ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। आसान भाषा में कहें तो जब किसी देश में काम करने वाली उम्र के लोग यानी कि कमाने वाले लोग उन लोगों से ज्यादा हो जाएं जो उन पर निर्भर हैं, जैसे बच्चे और बूढ़े, तो देश की तरक्की की रफ्तार तेज हो जाती है। बिल्कुल एक परिवार की तरह सोचिए, अगर घर में कमाने वाले ज्यादा हों और खाने वाले कम, तो परिवार तरक्की करेगा, है ना? बस यही चीज जब पूरे देश के लेवल पर होती है तो उसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। तो सारा खेल इसी बैलेंस का है। एक तरफ है आश्रित लोग यानी 15 साल से कम के बच्चे और 64 साल से ज्यादा के बुजुर्ग, और दूसरी तरफ है हमारी वर्किंग पॉपुलेशन, 15 से 64 साल के लोग जो अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। जब तक काम करने वालों का पलड़ा भारी है, हमारी इकोनॉमी रॉकेट की तरह ऊपर जाएगी। लेकिन अगर ये बैलेंस बिगड़ा तो यही मौका एक बहुत बड़े संकट में भी बदल सकता है। ये सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, ये हमारे देश के भविष्य का सवाल है। और जानते हैं, इस वक्त भारत के पास एक ऐतिहासिक मौका है। एक ऐसी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुली है जो हमेशा नहीं रहेगी। वक्त का पहिया घूम रहा है और हमें जो कुछ भी करना है इसी वक्त के अंदर करना है। इन आंकड़ों को देखिए। 2023 में हमारी आबादी 1.44 बिलियन। अनुमान है कि 2050 तक ये 1.67 बिलियन हो जाएगी और 2064 के आसपास 1.7 बिलियन पर जाके पीक करेगी। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो टाइमलाइन है जिसमें हमारे पास करोड़ों युवाओं की जिंदगी बदलने और देश की तकदीर लिखने का मौका है। ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। सोचिए, भारत की आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा नौजवान है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये सपने हैं, उम्मीदें हैं और बेशुमार टैलेंट का एक समुंदर है। असली सवाल तो ये है कि क्या हम इस टैलेंट को सही दिशा दे सकते हैं? क्या हम इन सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं? अगर हम इस मौके का सही इस्तेमाल कर पाएं तो क्या क्या हो सकता है? जरा सोचिए, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोग ज्यादा बचत करेंगे, ज्यादा निवेश होगा, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ेगा, जिससे हमारा ह्यूमन कैपिटल और मजबूत होगा। भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है और विदेशी निवेश भी खिंचा चला आएगा, जैसा कि 2023 में $55.6 बिलियन आया भी। यही है डेमोग्राफिक डिविडेंड का असली वादा। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ सुनहरा मौका है तो दूसरी तरफ एक बड़ा खतरा भी। अगर हम चूक गए तो यही डेमोग्राफिक डिविडेंड एक डेमोग्राफिक डिजास्टर यानी जनसांख्यिकीय आपदा में बदल सकता है। एक ऐसा सपना जो एक बुरे सपने में तब्दील हो जाए। ये चार्ट देखिए, ये भारत की वर्कफोर्स की कड़वी सच्चाई दिखाता है। 92% लोग असंगठित क्षेत्र यानी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, सिर्फ 8% संगठित क्षेत्र में है। इसका मतलब यह है कि हमारे करोड़ों मेहनतकश लोगों के पास न तो जॉब सिक्योरिटी है, न सोशल सिक्योरिटी और न ही भविष्य की कोई गारंटी। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और मुश्किलें सिर्फ यहीं तक नहीं है। देखिए, हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक 193 देशों में 134 है। 70% युवाओं को नौकरी ढूंढने में मुश्किल होती है। महिलाओं के वर्कफोर्स में भागीदारी सिर्फ 41.7% है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 121 देशों में 107वें नंबर पर हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे युवाओं के पास जो स्किल्स हैं वो बाजार की जरूरतों से मेल नहीं खाती। ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक ऐसा विशेष साइकिल जिसे हमें तोड़ना ही होगा। ये लाइन पढ़िए, सिर्फ 20 से 30% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को ही उनके स्किल्स के मुताबिक नौकरी मिलती है। सोचिए जरा, लाखों युवा जो सालों तक मेहनत करते हैं, डिग्रियां लेते हैं, लेकिन जब बाजार में आते हैं तो उन्हें अपनी काबिलियत के हिसाब से काम ही नहीं मिलता। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो ठीक है, चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इनसे पार नहीं पाया जा सकता। अब वक्त है समाधानों की बात करने का और ये देखने का कि इस पूरी कहानी में बिहार की क्या भूमिका हो सकती है।
तो रास्ता क्या है? देखिए, एक नेशनल स्ट्रैटेजी की जरूरत है। सबसे पहले शिक्षा में निवेश बढ़ाना होगा। लक्ष्य होना चाहिए जीडीपी का 6%। हेल्थ केयर को मजबूत करना होगा। लक्ष्य हो जीडीपी का 2.5%। नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से स्किल डेवलपमेंट पर जोर देना होगा। महिलाओं के लिए रोजगार के मौके बनाने होंगे। और हाँ, छोटे और मझोले उद्योगों यानी एमएसएमईज और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा नौकरियां वहीं बनती हैं। ये सारे कदम एक साथ और तेजी से उठाने होंगे। अब बिहार पर आते हैं। ये चार्ट देखिए, ये टोटल फर्टिलिटी रेट यानी टीएफआर दिखा रहा है। भारत का टीएफआर है 2.0, जो कि रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से भी कम है। लेकिन बिहार का टीएफआर अभी भी 2.8 है। इसका मतलब साफ है, आने वाले सालों में बिहार के पास देश में सबसे ज्यादा युवा आबादी होगी। अब ये एक दो-धारी तलवार है। ये बिहार के लिए एक जबरदस्त मौका भी हो सकता है, और अगर सही नीतियां नहीं बनी तो एक बहुत बड़ा बोझ भी। बिहार के सामने अपनी कुछ खास चुनौतियां भी हैं। साक्षरता दर अभी भी कम है, आर्थिक और बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, स्किल्स और जॉब्स के बीच एक बड़ा गैप है, और बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण और रोजगार पैदा करने की सख्त जरूरत है। इन सब से निपटने के लिए सरकार, इंडस्ट्री और समाज सबको मिलकर काम करना होगा। तो बिहार के लिए समाधान क्या है? जवाब इन 3 चीजों में छिपा है: एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। इन तीनों पर एक साथ और पूरी ताकत से फोकस करना होगा। ये वो 3 पिलर हैं जिन पर बिहार के सुनहरे भविष्य की इमारत खड़ी हो सकती है। एक भी पिलर कमजोर रहा तो बात नहीं बनेगी। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या बिहार का युवा अपने आर्थिक विकास का इंजन बन सकता है? क्या बिहार अपनी तमाम चुनौतियों से पार पाकर अपने नौजवानों की ताकत के दम पर अपनी तकदीर खुद लिख सकता है? इस सवाल का जवाब सिर्फ सरकारों के पास नहीं, बल्कि बिहार के हर एक नागरिक के फैसलों और कोशिशों में छिपा है। भविष्य का निर्माण आज से ही शुरू होता है।